चलिए बेटा, अगला लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर है 6 और लेक्चर 6 में अब हम वर्क से हटके अब उसकी आगे की कहानी को देखते हैं। और इस लेक्चर में जो स्टार्ट करेंगे हम वो करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स के साथ पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन है, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें बन सकती है, वो सारी बातें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो भैया सबसे पहले हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या क्या होते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में भी देखेंगे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं और दोनों में समझेंगे क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटीज है, सारी बातें जो जो बन सकती हैं वो सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। आओ देखो, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हेडिंग डाली कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं उसे समझते हैं। देखो, कंजर्वेटिव फोर्स में अगर हम सबसे पहले ये समझें कि इसका मेन जो पॉइंट है वो ये है, इसका पहला पॉइंट वो ये है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर अगर कोई बॉडी को मूव कराया जाए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर अगर किसी बॉडी को मूव कराया जाए, अब किसके द्वारा मूव कराया, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात हो रही है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं वो तो मैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि किसी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा अगर हम इस बॉडी को यहाँ से यहाँ मूव कराते हैं, तो जैसे मान लो 3 रास्ते से मैंने कराया, एक रास्ता ये स्ट्रेट लाइन हो गया, एक रास्ता ऐसा हो गया और एक रास्ता मान लो ऐसे हो गया। इन 3 रास्तों से अगर हम कराते हैं, इसके द्वारा अगर वर्क डन W1 है, इसके W2 है और W3 है, तो बात यहाँ पर ये आती है कि इन तीनों के द्वारा वर्क डन सेम होगा। मतलब क्या हुआ यहाँ से कि इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर हम A से B अगर जा रहे हैं तो किस रास्ते से जा रहे हैं, हमको इसके वर्क डन मतलब इसके वर्क डन को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप किस रास्ते से जा रहे हैं। यानी क्या बोला कि अगर हमको वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स देखना है तो A से V आप किस रास्ते से जा रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंजर्वेटिव फोर्स को अगर उनका वर्क डन फाइंड करना है तो भैया सिर्फ उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, इसके ट्रैक पर, इसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये टर्म मैंने लिख दिया कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो ये बात आ गई। आप यहाँ पर नोट करके लिख भी सकते हो, एक नोट डाल के लिख सकते हो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस डू नॉट डिपेंड on path, it depends only initial and final position। शुरुआत का और बाद के पॉइंट पे ही डिपेंड कर रहा है, इसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ये बात हमें समझ में आ गई है। ठीक है कि वर्क डन हमारे पास, अच्छा ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जा चुका है, आईआईटी जेईई में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यही क्वेश्चन था कि अगर किसी वर्क डन किया जाए किसी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, तो ये ऐसे ही इसी तरीके का आपको डायग्राम भी बना मिलेगा। आप जब आईआईटी जेईई के क्वेश्चन आप लगाओगे, PYQ लगाओगे, तो ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला पॉइंट ये है कि इसमें अगर हम बात ये करें कि हमारे पास अगला पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 ये है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इन क्लोज्ड लूप इज 0। ये भी ध्यान रखना कि किसी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा अगर वर्क डन क्लोज लूप के लिए देखा जाता है तो वो 0 होगा। अब मैं अभी ये बताना चाह रहा हूँ, इसे समझना। जैसे मानो कि एक पॉइंट A है और किसी कंजर्वेटिव पर इस पे फोर्स लगाया गया, एक बॉडी यहाँ रखी है, उस बॉडी पर एक फोर्स लगाया गया और यहां से वो मूव करते 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 और घूम फिर के यहाँ पर वापस पहुंच गई। ठीक है, इस ट्रैक को फॉलो किया, हम डायरेक्ट कहेंगे
कि इसमें कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। ऐसे ही अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल के आई, मान लो कि यहाँ से चलना स्टार्ट करी और वापस घूम फिर के यहीं पहुँच गई, इसके द्वारा भी वर्क डन 0 होगा। तो क्लोज लूप के लिए, क्लोज लूप कैसा भी हो सकता है, जैसे हम एक रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, एक स्क्वायर भी ले सकते हैं, एक सर्कल भी ले सकते हैं, एक रैंडम कोई पाथ ले सकते हैं। क्लोज लूप के द्वारा अगर बनेगा तो वर्क डन तो 0 बनेगा। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बोल ही दिया आपको कि पाथ डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। अगर इनिशियल पोजीशन ही फाइनल पोजीशन हो जाएगी तो फिर वर्क डन करेंगे कैसे, कैसे निकालोगे आप। और ये भी अभी आपको समझ में आ जाएगा कि अगर इनिशियल से फाइनल पोजीशन भी इनिशियल ही है तो हम उसका वर्क डन 0 बोल देंगे। वो कैसे बोल देंगे, अभी जब हम इसके ऊपर कुछ इलस्ट्रेशंस लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो एक बात हमें ये भी समझ में आ गई कि भाई चलो ऐसे हम कर सकते हैं। अगला पॉइंट, हम अगर इसके एग्जांपल्स अगर बताएं कि एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, उसमें एग्जांपल्स हमारे पास जो होंगे उसमें आता है पहले कांस्टेंट फोर्स। मान लो कि हमने फोर्स के बारे में बात करी तो कांस्टेंट फोर्स लिया मैंने। अच्छा, एक काम करते हैं कि इनको बताने से पहले मैं आपको बता ही देता हूं कि वर्क डन अगर हमारे पास कंजर्वेटिव किस किस कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा हो सकता है। बाकी मेनली मैं आपको लिखा दूंगा कि जैसे मैग्नेटिक फोर्स अगर होता है तो मैग्नेटिक फोर्स किस कंडीशन पर होता है। मैग्नेटिक फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स डायरेक्ट नहीं बोल सकते, बट स्पेशली किसी कंडीशन पर हम मैग्नेटिक फोर्स को हम बोल सकते हैं कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन डायरेक्ट मैग्नेटिक फोर्स को हम कंजर्वेटिव नहीं बोल सकते। ये बात ध्यान रखना, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। ये जो टर्म बोला है मैंने कि वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, तो आप डायरेक्ट कह दोगे कि ये जो टर्म बोला मैंने ना तो ये कंजर्वेटिव है ना तो नॉन कंजर्वेटिव है। तो क्या वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव हो सकता है? हाँ, किसी स्पेसिफिक कंडीशन पर। अगर हम बार मैग्नेट ले लें, 2 बार मैग्नेट है, उनके बीच में अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम आती है और वहां पर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम बताएंगे, आगे चल के आपकी कहानी बताते हैं। अभी देखिए, एक काम करते हैं, तीसरा पॉइंट अगर हम अभी देखते हैं तो ये कह देता हूं मैं, तीसरा पॉइंट कि एक टर्म मैंने लिखा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन जो होती है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से होती है। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होती है। ये हम लोग 9th 10th स्टैंडर्ड में इतना तो जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट जो करते हैं वो डिनोट हम यू से करते हैं। अभी और बहुत ज़्यादा अभी जानने की जरूरत नहीं है। ये डिफाइंड बाई यू। मैग्नेट ये पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिफाइन करते हैं? यू से डिफाइन करते हैं। अभी इतना जान लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी एक एनर्जी है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के हाइट चेंज होने से बनती है, या फिर क्या हो सकता है वो अभी आपको बताऊंगा कि और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हाइट चेंज होने की वजह से हो सकता है, एक किसी स्प्रिंग के कंप्रेस करने से इधर से हो सकता है, किसी चार्ज पार्टिकल के आगे मोशन पीछे मोशन करने से हो सकता है। तो जो आगे की कहानी है उसके बारे में हम अभी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में नहीं कहेंगे। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी अगर ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से डिफाइन की जाए तो अभी वो हम चर्चा भी नहीं करेंगे, वो आगे के लेक्चर में आएगा, वो बताएंगे हम। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से जो डिफाइन करते हैं कैसे होगा, जो बार मैग्नेटिक की वजह से जो बनेगा उसकी वजह से कैसे पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो भी अभी हम आपको नहीं बताएंगे, सिर्फ इतना बता देंगे कि ये क्लियर डिफाइंड है। लेकिन यहाँ पर जो बन सकता है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या क्या बनेगा वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि ये तो बन गया। चौथा पॉइंट अगर मैं बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे कि एक टर्म बोलते हैं कांस्टेंट फोर्स, फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स। कांस्टेंट फोर्स जो होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। अब कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम पीछे बात कर चुके हैं, लेक्चर फर्स्ट जो वर्क का था उसमें ये बताया था कि अगर इस पॉइंट पर कोई फोर्स लग रहा है, जैसे सपोज 2i कैफ माइनस का j कैफ प्लस का 3k कैफ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,1,1 दिया है और यहाँ से मूव करके अगर हम लेके जा रहे हैं इसे 3,4,5 पर, तो मैंने आपको बोला था कि इसके लिए हमें सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ता है, जिसे r2 माइनस r1 करते थे। और वो क्या होगा, तो आप इसको लिखोगे 3 माइनस का 1i कैफ प्लस का 4 माइनस का 1j कैफ और इसी तरीके से प्लस 5 माइनस का 1k कैफ। हमारे पास जो r बनेगा वो r बन जाएगा यहाँ पर 2i कैफ प्लस का 3j कैफ प्लस का 4k कैफ।
ये हमारे पास r हो गया। अगर मुझे इसका वर्कडन फाइंड करना है तो कैसे लिखोगे? तो आप बोलोगे सर वर्कडन फाइंड करने का सीधा सीधा बताया था आपने सर फर्स्ट लेक्चर में कि f डॉट r कर दीजिए। ठीक है, तो भैया यहाँ पर वैल्यू उठा के रखो, तो लिखोगे 2i कैफ माइनस का j कैफ प्लस का 3k कैफ और डॉट करो सीधा r के साथ, तो r आ जाएगा 2i कैफ प्लस का 3j कैफ और प्लस का 4k कैफ। ये हमारे पास आ गया। यहाँ से अगर देखोगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस का 3 और प्लस का 12। हमारे पास देखा जाए तो 13 जूल। ये क्वेश्चन हमने आपको पीछे कराया था, फर्स्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन कराया था। मेरा ये कहना है कि जब मैंने बोला है कि r हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब ही होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। पोजीशन वेक्टर कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब होता है जो आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे। अगर डिपेंड कर रहा है तो सीधी सी बात है, फोर्स किस रास्ते से चल के जा रहा है या बॉडी किस रास्ते पर लेके जा रहे हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको सिर्फ इतना मतलब है कि हमने जो फोर्स लगाया है, ये फोर्स जो लगाया है, ये सिर्फ इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। किस पाथ से चल के जा रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारा कहीं पर हमको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी ही नहीं कि भैया जब तक आप पाथ नहीं बताओगे तब तक हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। या हम ये कहते हैं जिसका इंटीग्रेशन या जिसका हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं वो सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। जैसे कि क्या हमने फोर्स का डॉट अगर पोजीशन वेक्टर के साथ किया तो क्या वर्कडन मिला? तो मिला। तो हम कह देंगे सीधे सीधे कि ये जो फोर्स है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, उसको सिर्फ इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने एफ डॉट आर किया और आर जो चाहिए वो तुम्हारा फाइनल माइनस इनिशियल से है, और फाइनल माइनस इनिशियल की वजह से आर जो आया वो एक तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू आई। जैसे कि आया हमारे पास 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, तो एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये कांस्टेंट वैल्यू है, और एफ भी हमारे पास एक कांस्टेंट हो गया। तो ऐसे टर्म पर पाथ की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, और पाथ की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये एक कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। तो ये जो फोर्स हमारा जो होता है कांस्टेंट फोर्स, ये कांस्टेंट फोर्स है, ये कांस्टेंट फोर्स है। तो ऐसे फोर्सेस जिसका x भी कांस्टेंट है और j भी कांस्टेंट है, मतलब i भी कांस्टेंट है, j भी कांस्टेंट है और k भी कांस्टेंट है, आप इनकी वैल्यूज अलग कर सकते हो, वो सारे के सारे फोर्स हमारे कंजर्वेटिव या कांस्टेंट फोर्स कहलाते हैं। ठीक है, आगे टर्म देखिए आगे। इसी के बाद हम इसी में एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि हमने लिया, मैंने बोला हमारे पास वेरिएबल फोर्स, अगला टर्म जो होगा वो वेरिएबल फोर्स भी हमारा कंजर्वेटिव होगा। अगला टर्म जो भी हो, वेरिएबल फोर्सेस आर ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब इसमें देख लेते हैं क्या मतलब इसका। देखो, जैसे मैंने लिया F दिया हमारे पास 2xi कैफ प्लस का बाई जे कैफ और प्लस का 3z के कैफ। हमारे पास ये कुछ इस तरीके का टर्म दिया और मैंने बोला इस फोर्स को हम यहाँ से यहाँ लगा रहे हैं सेम पॉइंट 1,1,1 और यहाँ लगा रहे हैं हम 3,4,5। हमें इसका वर्कडन फाइंड करना है, वर्कडन बाई अप्लाइड फोर्स। तो क्या इसका वर्कडन हम लोग निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका तरीका मैंने क्या बताया था कि भैया आप चाहे ऐसे चल के जा रहे हो, अभी देख लेंगे, चाहे ऐसे चल के जा रहे हो और चाहे ऐसे चल के जा रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रीजन अभी देखिए, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स को लिखोगे एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस एफ बाई डी वाई का इंटीग्रेशन प्लस एफ जेड डी जेड का इंटीग्रेशन। इस पे आप लिमिट लगाइए। तो वैल्यू उठा के रखते हैं पहले। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा 2x dx का इंटीग्रेशन, आप लिखोगे कि यहाँ से 1 से लेके 3 तक। इसी तरीके से y डी बाई लिमिट 1 से 4 तक। इसी तरीके से हम लगा सकते हैं यहाँ से 3z² डी जेड इंटीग्रेशन 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक। देखो कैसे करेंगे। अगर हम यहाँ से देखें तो लिखेंगे वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा x², लिमिट लगाओगे 1 से लेके 3 तक। इसी तरीके से y²/2 और लिमिट लगाओगे 1 से लेके 4 तक। इसी तरीके से आप लिखोगे यहाँ से z³ और लिखोगे 1 से लेके 5 तक। ठीक है, देखो कैसे लिखोगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 1 मैंने 8 लिखा। यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अपर लिमिट रखोगे 16 हो जाएगा। 16 और माइनस का 1 15/2, तो ये 15/2 हो गया। प्लस यहाँ से कितना होगा तो आप लिखोगे 5 की पावर 3, तो 125 प्लस माइनस का 1 तो आ जाएगा आपके पास 124।
हमारे पास ये वैल्यू आ गई, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ से 132 प्लस का 15/2, या हम लिख सकते हैं इसको 7.5, 7.5, इसका कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 139.5 जूल, ये आंसर। ठीक है, तो क्या ये वर्कडन जब हमने निकाला तो क्या इसमें इंटीग्रेशन में कोई भी दिक्कत आई? किसी भी जगह पर नहीं आई। डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया, और इंटीग्रेशन में मतलब ही है कि अगर आपने लिमिट दी है तो इसका मतलब होता है इनिशियल से फाइनल, तो बीच के रास्ते से इसे कोई लेना देना नहीं है। इनिशियल से फाइनल अगर दिया है और इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है। मतलब जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है बिना रास्ते दिए हुए, तो वो सीधा फोर्स कहलाता है कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। एक और फोर्स देखिए, देखो अगर हमने यहां से बोला, जैसे हमारे पास अगला पॉइंट, इसी में मैंने फोर्स दिया F = बाई आई कैफ और एक्स जी कैफ, ये टर्म दिया, और बोला इसी तरीके का IIT JEE क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, जो मैं आपको ये करा रहा हूँ। शायद यहाँ पर निगेटिव साइन था, इतना ही अंतर है, बाकी IIT JEE क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। यहाँ पर हमने अगर फिर सेम कोऑर्डिनेट लिया 1,1,1 और यहाँ लिया 3,4,5। हालांकि हमको यहाँ पर जेड टर्म की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं, हमको फिर से इसका वर्कडन भाई अप्लाइड फोर्स चाहिए। ये भी एक फोर्स वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल फोर्स क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो चेक कर लेते हैं भाई। देखो अगर हम इसे लिखें तो हम ये लिख सकते हैं, हमारे पास जो दिया है f(x) dx का इंटीग्रेशन प्लस f/dy का इंटीग्रेशन, और z टर्म नहीं है तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आओ देखो, तो इसे लिखोगे तो लिखोगे y dx का इंटीग्रेशन प्लस x dy का इंटीग्रेशन। अगर हम ये देखें तो ये एक फॉर्मेट जो होता है वो उसे कहते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। ये एक फॉर्मेट है जिसे कहेंगे परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। इस फॉर्म के हिसाब से हम क्या करेंगे तो इसे समझते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम ये कह सकते हैं, क्या मैं dxy लिख सकता हूँ, पहले ये बताओ। तो हमारे पास अगर हम डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ इसका, तो हमारे पास u इंटू वी है। अगर मैं u इंटू वी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, एक को बाहर निकालेंगे, दूसरे को बाहर अंदर लिखेंगे, तो इस तरीके से, क्योंकि एक का अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो दूसरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही आएगा जो मैंने अभी आपका लिखा है, y dx लिख सकते हो प्लस x dy लिख सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन यही आएगा। तो सीधी सी बात मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो हमारे पास ये हो जाएगा dxy का इंटीग्रेशन, और कहाँ से कहाँ, हमको सिर्फ दो कोऑर्डिनेट की जरूरत है, ये। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो आप जानते हो कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, इस पूरे को आप x मान लो। तो अगर इस पूरे को x मान लोगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और ये x की वैल्यू क्या है, यही तो xy है। तो हमारे पास 1,1 और ये 3,4, आप इसकी वैल्यू उठा के रख दो, आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास xy 1,1 और 3, अगर 4 लिखते हैं तो यहाँ पर आपको 3 × 4 माइनस का 1 × 1, हमारे पास हो जाएगा 12 माइनस का 1, आंसर आ जाएगा 11 जूल। तो आंसर ठीक है। तो क्या इसको भी इंटीग्रेशन करने में दिक्कत हुई? नहीं। हम ये कह सकते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म जो होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, आप इस टर्म को कह सकते हो परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म इज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी हमारे पास एक कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म भी हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होगा। इसके एग्जांपल में मैं एक आपको क्वेश्चन दे देता हूं कि ऐसा रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको नहीं कराया है, पीछे वाला जो हमने क्वेश्चन कर चुके हैं उसके रेस्पेक्ट में लेक्चर 1 में, कि अगर हमारे पास i के साथ अगर x वेरिएबल अगर दिया है और y के साथ अगर हमारे पास y वेरिएबल दिया है और k के साथ अगर z वेरिएबल दिया है तो उसके इंटीग्रेशन कैसे हो सकते हैं, इसके ऊपर हमने लेक्चर 1 में 2 से 3 क्वेश्चन किए थे। इसके ऊपर हमने ये पहला क्वेश्चन किया परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म के ऊपर। तो एक क्वेश्चन इसी पर आप देख लीजिए, मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं आपको। जैसे कि हमारे पास मैंने यहां से मान लो पाथ में नहीं दे रहा, कोऑर्डिनेट दे रहा हूं 1,1,1 और हमको a से b मूव करना है
और ये जो कोऑर्डिनेट दिए वो 3,4,5 दिए। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वैल्यू को मैंने दिया 3x² YZ² I कैप प्लस x³ Y² J प्लस 2x² Y और Z की कैप। अगर आपसे ये पूछा जाए ये हमारे पास एक फोर्स वेरिएबल फोर्स दिया है, तो क्या ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है? तो हम कहेंगे बिल्कुल है। क्या ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है? तो हम कहेंगे बिल्कुल है। सॉरी, एक जगह पे मैंने गलत लिख दिया यार रुकना। हमारे पास ये हो जाएगा, अगर मैं y तो हो जाएगा x³ और Z²। ठीक है, ये दिया। तो क्या ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है? तो हम कहेंगे बिल्कुल है। अब कैसे परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म समझोगे तो इसे भी समझिए। अगर मैं बोलूं कि मुझे इसका वर्कडन चाहिए इस अप्लाइड फोर्स के द्वारा, तो क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है? तो हम कहेंगे बिल्कुल है। कैसे लिखोगे उसे भी समझो। अगर आप लिखते हो कि f dr का इंटीग्रेशन कैसे लिखोगे, तो आप कहोगे सर हम जानते हैं f dx का इंटीग्रेशन प्लस f by dy का इंटीग्रेशन और प्लस f z dz का इंटीग्रेशन। हम ऐसे कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ से 3x² yz² dx का इंटीग्रेशन प्लस हमारे पास दिया है x³ z² dy का इंटीग्रेशन प्लस हमारे पास दिया है 2x² yz का इंटीग्रेशन इंटू dz। ये है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि dx³ z², इसका इंटीग्रेशन 1,1,1 और यहाँ से हो जाएगा 3,4,5। बिल्कुल लिख सकता हूँ। जरा देखिए, अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ तो आएगा x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x² और आगे का जो टर्म होंगे वो कांस्टेंट होंगे। अगर तुम x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो y और z तुम्हारे कांस्टेंट होंगे। तो करो, हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरीके से y करोगे तो x³ z² आ जाएगा। इसी तरीके से अगर तुम z का करोगे तो हमारे पास 2z आ जाएगा, बाकी टर्म कांस्टेंट है। यहाँ पर ये क्यूब है, ठीक है, इधर भी शायद क्यूब लिखा है, सॉरी ये क्यूब है, ये ध्यान रखना। तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको करने के लिए क्या है, तो इसको भी फिर से एक x मान लो, तो dx का हो जाएगा x, मतलब आपके पास x³ z² को अगर लिमिट लगाओगे 1,1,1 तो 3,4,5 इसकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाता है, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है, ये भी है, और ये भी हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो मैंने आपको क्या बोला था पीछे, जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, सीधा सीधा कर सकते हैं बिना पाथ बताए। क्या मुझे पाथ की जरूरत पड़ेगी? पाथ इक्वेशन की जरूरत नहीं है। तो कुछ बच्चे हो सकते हैं कि पाथ इक्वेशन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो नॉन कंजर्वेटिव में जब मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने कंजर्वेटिव के जितने भी एग्जांपल समझाए हैं, कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स का, जिनको मैंने कंजर्वेटिव बोला और बोला कि किसी पाथ की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुमको इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे मतलब है, और उन्हीं की लिमिट लगा रहे हैं और सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आंसर भी आ रहा है। ठीक है, ये तुमको आगे नॉन कंजर्वेटिव वाले केस में समझ में आएगा। आइए भाई आगे बढ़ते हैं। देखो, ये तो हमारे पास हो गया जिसको मैंने बोला है कि ये हमारी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल फोर्स भी आपका कंजर्वेटिव है। इसके आगे के जो टर्म है उसे भी मैं आपको एक जनरल पॉइंट लिख के और बता देता हूं कि हमारे पास, अगर मैं ऐसा बोलूं तो कह सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इसी तरीके से अगला पॉइंट इसमें, स्प्रिंग फोर्स और इलास्टिक फोर्स इज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स। इसी में मैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी बात करें, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू बार मैग्नेट, ये सिर्फ इसी कंडीशन के लिए मैंने आपको पीछे बोला था कि मैग्नेटिक फोर्स अगर कोई पूछे कि कंजर्वेटिव फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव है, तो आप बोलोगे ना तो कंजर्वेटिव है ना तो नॉन कंजर्वेटिव।
अकेला मैग्नेटिक फोर्स को हम ना तो कंजर्वेटिव कह सकते हैं ना तो नॉन कंजर्वेटिव कह सकते हैं। अभी समझाते हैं वो भी कैसे। देखो मैं लिख देता हूं, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू बार मैग्नेट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ये तो तुम्हारे पास कंजर्वेटिव फोर्स, बाकी ये कैसे कंजर्वेटिव है वो हम थोड़ा थोड़ा सा आपको हिंट के तौर पे समझा देंगे, लेकिन बाकी हम जब मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रो की बात जब करेंगे तो वहीं पर उन चीज़ों के बारे में डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए इतना कर सकते हैं, जो बच्चा 11th का है तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, और जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं या 12th कर चुके हैं, है ना, उनके लिए मैं जो बात बोल रहा हूँ उनको शायद चीज़ें थोड़ा सा समझ में आ जाएंगी मैं क्या कह रहा हूँ। मैग्नेटिक फोर्स में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स का, वो हम लिखते हैं कि क्यू वी क्रॉस बी। इसमें अगर हम बात करें मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन निकाला जाए तो हमेशा जीरो होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर हमेशा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो जब मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो होगा, मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो होगा तो वर्क डन ही जीरो है। तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है? सबसे पहली बात तो ये आती है। लेकिन जब बार मैग्नेट के बारे में बात करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक डायपोल की टर्म में भी बात आती है, और बार मैग्नेट में जब मैग्नेटिक डायपोल जब आ जाता है तो मैग्नेटिक डायपोल के टर्म में मैग्नेटिक फील्ड जब होती है वहां पर हम जब बात करते हैं तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दी जाती है, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दी जाती है। तो मैंने अभी लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन सिर्फ किसके लिए होती है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। और पोटेंशियल एनर्जी का एक रिलेशन जब होता है तो वहां पर होता है U = -m.b। ये है मैग्नेटिक मूवमेंट। ये क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट। और मैग्नेटिक मूवमेंट जो आती है वो करंट कैरिंग वायर और आपकी वार मैग्नेट के टर्म में आता है। या तो आप दोनों को दोनों वार ले लो तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी और मैग्नेटिक मूवमेंट भी हो जाएगा, या फिर आप क्या करो, एक बार मैग्नेट ले लो और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दो तो भी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो इतना कहना चाह रहा हूं कि अकेला, अभी ज़्यादा बहुत ज़्यादा गहराई की बात नहीं कर रहे, इतना समझिए कि हमारे पास अगर हम बार मैग्नेट्स हैं उनके बीच में अगर हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स में आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दी जाती है। ठीक है, लेकिन अकेला अगर हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स क्या कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसे बोलना गलत हो जाएगा। ना तो इसे हम कंजर्वेटिव कह सकते हैं ना तो नॉन कंजर्वेटिव कहेंगे, इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो ये बात हमारे पास ये कहानी आ गई। आगे बढ़ते हैं इसके लिए। अगला टर्म हमारे पास, अगला टर्म जो है वो ये है कि स्प्रिंग फोर्स को भी हम कंजर्वेटिव, शायद बोल दिया मैंने स्प्रिंग फोर्स। अगला टर्म हम देखते हैं सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स इज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स। सेंट्रल फोर्स को भी हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो क्या सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है? तो क्या हर एक कंजर्वेटिव सेंट्रल फोर्स होता है? हम ये कह सकते हैं इसमें, इसे समझने से, कि सेंट्रल जो फोर्सेस होते हैं वो तो कंजर्वेटिव हो सकते हैं हर एक केस में, लेकिन क्या हम ये लिखें, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं ये तो ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन क्या कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है वो सेंट्रल फोर्स हो सकते हैं? तो बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है आप उसे समझ लीजिए तो आपको ये टर्म समझ में आ जाएगा। देखो देखिए, सेंट्रल फोर्स उनको कहते हैं जो एक लाइन में फोर्स एग्जिस्ट करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर जैसे चार्ज है, यहां पर माइनस चार्ज है, तो ये फोर्स जो आपस में लग रहे हैं इनको सेंट्रल फोर्स कह देंगे। दो पॉइंट के बीच में जो लाइन है उनके अलोंग जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रल फोर्स कहते हैं। सेंट्रल फोर्स ऑलवेज एक्ट along line joining between two charges और two masses, आप ऐसा टर्म कह सकते हो। ठीक है, तो दो चार्ज के बीच में जैसे ये लग रहा है तो ये इसी लाइन के अलग लग रहा है, ये सेंट्रल फोर्स है, तो क्या कहेंगे? ये सेंट्रल फोर्स है। इसी तरीके से जब दो मास रखे हैं, इन दोनों मास के बारे में जब बात करें तो ये मास m है और ये भी m है, तो ये भी हमेशा इन दोनों के अलोंग लगता है,
सेंट्रल फोर्स के बारे में ये भी कह सकते हैं, न्यूक्लियस जैसे न्यूक्लियर के अलाउंग इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और वहाँ पर न्यूक्लियस है, तो उन वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ पर भी सेंट्रल फोर्सेस कह सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे पास न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, तो जब इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड जब रिवॉल्व करता है तो यहाँ पर भी ऐसे फोर्स लगते हैं, इसे न्यूक्लियर फोर्स कह सकते हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली होता है ये। तो ये फोर्स जो होता है उसको भी हम क्या कह देते हैं, बेसिकली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये भी हमारे पास सेंट्रल फोर्स कहलाएगा, ये भी सेंट्रल फोर्स है। तो सेंट्रल फोर्सेस का मतलब वही होता है कि एक लाइन के अलोंग जो फोर्स लगते हैं उनको सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये है। तो आगे कहानी को बढ़ाते हैं। सेंट्रल फोर्स को ध्यान रखना, इसका एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कि सेंट्रल फोर्स के ऊपर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। चलो भाई, इसमें एक और टर्म बचा है कि सेंट्रल फोर्स किसे और कह सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। मैंने क्या लिखा है, ये सेंट्रल फोर्स, एक मिनट में देखता हूं। हाँ, अब देखिए, दोबारा लिखता हूं मैं। ग्रेविटेशन फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी ध्यान रखना, ग्रेविटेशन फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो मैंने अभी तक जो बात आपको बताई है वो क्या क्या बताई है। मैंने ये कहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी होगा वो कंजर्वेटिव होगा, ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव है, वेरिएबल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, और साथ में मैग्नेटिक फोर्स भी किसी किसी कंडीशन पर आपका कंजर्वेटिव होता है और किसी किसी कंडीशन पर आपका कंजर्वेटिव नहीं होता है। ये बातें मैंने आपको बताई है। इस पर एक और चीज आती है कि सर कोई ऐसा एग्जाम्पल दिखाइए जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि जो कंजर्वेटिव होते हैं वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो इसके लिए एक रिलेशन मैं आपको दे रहा हूं, इस रिलेशन को ध्यान रखो। देखो, हमारे पास एक रिलेशन ये है, आप यहां हेडिंग डाल सकते हो, रिलेशनशिप बिटवीन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इस पे एक रिलेशन मैं दे रहा हूं और मैं लिख रहा हूं वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, सी का मतलब कंजर्वेटिव फोर्स, और ये होता है आपके पास माइनस डेल्टा यू। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन जो होता है तो हमारे पास माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा यू। अब इस डेल्टा यू की कहानी को जरा समझिए क्या है, उसे भी समझते हैं। देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से? स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। मैं ये कहना चाहता हूं जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वो उसकी एक फील्ड होती है। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है तो ग्रेविटेशन फोर्स तभी लगेगा जब उसके एक फील्ड में होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे कि अर्थ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट में अगर काफ़ी लंबी हाइट पर भी, एल्टीट्यूड पर भी अगर फेंक देता हूँ तो वो नीचे आएगा। नीचे इसलिए आ रहा है कि उस पर एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, या ये कह दो कि ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब हुआ कि ग्रेविटेशन फील्ड उस पर एक्ट कर रही है जो कि डाउनवर्ड पकड़ के खींच रही है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का काम भी यही होता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम किसी फील्ड में लेके जाते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्ट होता है, या तो रिपल्सिव हो सकता है या तो अट्रैक्टिव हो सकता है। ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव फोर्स है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव हो सकता है। आप अगर किसी चार्ज को अगर किसी फील्ड में लेके जा रहे हो और अगर वो धक्का या खिंचाव महसूस करे, इसका मतलब है कि हम किसी की फील्ड में घुसे, और फील्ड किसकी होगी? वो एक चार्ज पार्टिकल की होगी। और हम जानते हैं, जो बच्चा जो 12th पास होगा वो जानता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है किसी चार्ज पार्टिकल की उसकी एक फील्ड होती है, उसकी फील्ड में अगर कोई चार्ज घुसेगा तो जो घुस रहा है और जिसकी वजह से जो फील्ड लग रही है दोनों पर एक फोर्स फील होगा। तो बेटर क्या है कि हम ही एक अपने आप को चार्ज माने और किसी फील्ड में हम घुस रहे हैं। जैसे मान लो कि घुटनों के फील्ड में अगर हम घुस जाएं, एक क्षेत्र में घुस जाएं, तो हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि यार ये क्षेत्र वो आ गया है कि भैया यहाँ से बचना हमको
बचना चाहिए। यहाँ पर ये फील्ड जो है या क्षेत्र ये ऐसा है जहाँ पर हमारा खतरा है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो जैसे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि किसी कंट्री में जिसमें हमारे साथ कुछ रिलेशंस अच्छे ना हो, हमारे इंडियन के रिलेशन कुछ अच्छे ना हो किसी कंट्री में, और अगर आपको कह दिया जाए कि वहाँ पर चले जाइए अभी, तो जो हमको महसूस होगा वो आप समझ सकते हो। तो यही है, तो जो डर है उसमें कोई चेंजेस देखने को मिलता है वही है कि उसका एक क्षेत्र है। इसी तरीके से एक चार्ज का एक क्षेत्र है, इसी तरीके से मास का एक क्षेत्र होता है, तो वो क्षेत्र का मतलब उसी को फील्ड कहते हैं। अब यहाँ पर समझाते हैं कि अगर ग्रेविटेशन फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, उस पर अगर किसी बॉडी को अगर हम यहाँ से यहाँ मूव कराते हैं तो क्या होगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर अगर हम एक बॉडी को मूव कराते हैं, किसकी वजह से, ये क्या है, आप लिखोगे वर्क डन बाई, ये वर्क डन या तो किसी इंटरनल फोर्स की वजह से हो, इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो, या फिर आप ये कह दो फील्ड फोर्स की वजह से हो, जो फील्ड फोर्स है उसकी वजह से हो। अगर इसकी वजह से वर्क डन देख रहे हो तो ये वर्क डन नेगेटिव ही होगा। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो कार्य हो रहा है वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करेगा। अब एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपनी ही एनर्जी को यूज करके अगर किसी जगह पे जा रहा है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी बढ़ रही है घट रही है। आपको ऐसे समझाते हैं, जैसे मान लो मैं सुबह खाना खा के बैठा हूं, तो सुबह की एनर्जी फुल होती है और मैं काम करना स्टार्ट कर दूं, तो जब मैं काम करना स्टार्ट करूंगा और कुछ देर बाद जब देखेंगे तो मेरी एनर्जी, खुद की एनर्जी बढ़ गई होगी या घट गई होगी, घट गई होगी, क्योंकि मैंने कार्य किया, खुद की बॉडी से ही कार्य किया, मतलब इंटरनल फोर्सेस की वजह से हमने कार्य किया। तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से जब वर्क होता है ना, या उसकी फील्ड में, जब हम उसकी फील्ड में जहाँ पर हम हैं उसकी वजह से अगर हमारे पास वर्क हो रहा है तो हम सीधा कह देंगे कि हमारी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। और यही मतलब है जिसका रिलेशन मैंने आपको जो दिया है वो इसका रिलेशन ये आ गया। ठीक है, तो ये एक रिलेशन हमारे काम का है। अच्छा, इसी के साथ मैं एक और चीज बता देता हूं कि अगर यहीं पर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अगर हम डिफाइन कर देते, इसी को अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डिफाइन कर देता कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क करेंगे, तो ये भैया वर्क डन बाई एफ एक्सटर्नल अगर लिखेंगे तो इसमें चेंज हो जाएगा। इसको लिख सकते हो, ये इनिशियल है तुम्हारा, ये फाइनल है। इसमें हम लिख सकते हैं कि हमारे पास यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल, ये लिख सकते हैं। और यू फाइनल माइनस यू इनिशियल का मतलब क्या हुआ कि अब मैं अपनी एनर्जी यूज नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी एनर्जी यूज नहीं कर रहा हूं, मेरे ऊपर कोई खुद ही फोर्स लगा के हमको लेके जा रहा है, तो सीधी सी बात मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। एक बॉडी पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है तो वो बॉडी की एनर्जी तो खुद में जो इंटरनल फोर्स की वजह से लग रहा था वो तो खत्म हो गया, ऊपर से तुमको वहां पर वर्क कराने जा रहा, लेके जा रहे, तो सीधी उस बॉडी की एनर्जी ग्रो कर जाएगी, बॉडी की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास इस तरीके का रिलेशन होता है कि जब किसी भी इसी फील्ड में जब एक्सटर्नल, ध्यान रखना ये जो फोर्स भी लग रहा है तो इस फील्ड के अंदर ही लग रहा है। इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ से, किसी बॉडी को यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ये जो फोर्स लग रहा है कहाँ लग रहा है, इसी फील्ड के अंदर लग रहा है। इसी फील्ड के अंदर जब किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क कराओगे तो पोटेंशियल, क्योंकि बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर अभी तो आपने बोला था पोटेंशियल की डिफाइन होती है सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, तो मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर ही, कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर ही, मतलब ग्रेविटेशन फील्ड और आपको कोई भी फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इसके अंदर जब हम किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क कराएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। आओ भाई, अगला पॉइंट हम अगर यहां से बात करें तो हमारे पास क्या बनेगा वो देखिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक, आप जानते होंगे, मैं वर्क डन से उसे एक रिलेशन दे रहा हूं, उसे समझते हैं पहले। मान लो कि एक बॉडी यहां रखी है और मैं बोलूं कि ये शुरुआत है जिसकी एनर्जी 0 है। अभी थोड़ा सा हिंट के तौर पे इसे समझ लेते हैं। मास हमारे पास m है, इस बॉडी को हम h हाइट ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल ऐसे लेके आ रहे हैं, ऐसे, ये ठीक है, ऐसे लेके आ रहे हैं। तो जब ऐसे लेके आ रहे हैं तो हमको यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है क्या होगी। आप बताओ कि वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या लिखोगे, तो आप कहोगे सर वर्क डन बाई ग्रेविटी तो होगा नीचे वेट, नीचे mg, ठीक है, mg फोर्स डिस्प्लेसमेंट h इंटू का cos 180, हमारे पास जो बात बनेगी वो माइनस का mgh होगा। अब ग्रेविटेशन फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशन फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके लिए लिखोगे यू इनिशियल माइनस का यू फाइनल। अगर मैंने माइनस mgh लिख दिया
की वैल्यू आई है आपके पास, शुरुआत का 0 दिया तो फाइनल क्या होगा, फाइनल होगा पॉजिटिव। ये बात हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में समझाया कि ये हमारी कहानी क्या है। मेरा ये कहना है कि किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट लेके आ रहे हैं और जिस जगह से जहाँ से लाना स्टार्ट किए वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी पहले से 0 है। अगर h हाइट ऊपर लेके आ रहे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ जाएगी, mgh बढ़ जाएगी। अब समझिए ध्यान से मैं क्या कहना चाहूँ। देखो ये कहानी सभी को समझ में आई। देखो अब मैं कंजर्वेटिव फोर्स को प्रूफ करता हूं कि भैया कंजर्वेटिव फोर्स पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। ये पूरी कहानी जो समझाई है वो मैंने इसी के लिए समझाई है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट एक जमीन पर एक ब्लॉक रखा है, इसको मैं d डिस्टेंस आगे खिसकाया, ये पॉइंट A है, यहां पहुंच के B पॉइंट आ गया, ये पॉइंट B आ गया। इसको हम ऊपर लेके आए, ये h हाइट आ गया, इस पॉइंट को C कह दिया। यहां से फिर मैं यहां लेके आ गई, ये पॉइंट D कह दिया, और ये हमारे पास सीधा सीधा हो गया h। अगर मैं बोलूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम A टू B, तो आप कहोगे सर 0। क्यों 0 कहोगे? क्योंकि नीचे की तरफ mg और इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट। बताओ भाई, बिल्कुल। अगर मैं बोलूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम B टू C, तो आप बोलोगे कि सर यहां से लिखेंगे माइनस का mgh। तो बिल्कुल सही है, माइनस का mgh। अगर मैंने बोला कि वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम C टू D, आप बोलोगे सर 0। और अगर मैं बोलूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी C टू D हो गया। आप बताओ, आपको D पॉइंट पहुंचना था। अगर मैं बोलूं कि मैं A से B जाऊं, B से C जाऊं और C से D जाऊं, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ mgh? आप बताइए कि अगर मैं सीधा भी जाता यहां से सीधा, तो वर्क डन कितना होता? वो अभी हमने हम लोगों ने देखा है डायरेक्ट, वो देखा माइनस का mgh। तो जब सीधे जाने पर भी माइनस mgh हो रहा है और आप उल्टा सीधा रास्ता ट्रैक पकड़ के भी जा रहे हो, ऐसे ऐसे करके जा रहे हो, तो भी आपका वर्क डन बाई माइनस mgh आया। और माइनस mgh की पोटेंशियल जी क्या आती है? mgh। और इसकी पोटेंशियल जी क्या हो जाएगी? mgh। तो सीधी सी बात है, ग्रेविटेशन फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स को हम दो रास्तों से हम वर्क डन निकाल रहे हैं, एक सीधा और एक किसी दूसरे रास्ते से चल के जाने से। दोनों से वर्क डन बराबर आया, दोनों से वर्क डन बराबर आया। इससे एक बात क्लियर हो गई कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। इसीलिए जो हमने कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन निकाला था, तो तुम्हें याद होगा मैंने सीधे इनिशियल से फाइनल किया। आप किसी भी रास्ते से आते, मैंने आपको पीछे बोला था कि आगे मैं एक एग्जांपल लूंगा, उससे तुम्हें और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि हमारे पास जो पाथ डिपेंडेंट और पाथ डिपेंडेंट ना होगा उसका मतलब क्या है। यही मतलब है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप ऐसे जा रहे हो तो भी वर्क डन माइनस mgh हो रहा है, और सीधे जा रहे हो तो भी माइनस mgh हो रहा है। दोनों का वर्क डन एक ही है, दोनों के पाथ अलग अलग है। तो ग्रेविटेशन फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स हुआ, वो भी पाथ डिपेंडेंट नहीं हो रहा है। कांस्टेंट फोर्स भी आपके इसी तरीके से इंटीग्रेशन जब सीधा हो रहा है और इनिशियल से फाइनल पोजीशन से हमारा आंसर निकल रहा है, तो वो भी पाथ डिपेंडेंट नहीं है। और इसी तरीके से वेरिएबल फोर्स के साथ जो हमने आपको बताया था, वो भी हमारा कंजर्वेटिव है, वो भी पाथ डिपेंडेंट नहीं है। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो अब आपको बात जो करेंगे, सारी बातें जितनी मैंने जो बताई है यहाँ पर, ये सारी हमारी बातें काम की हैं। अगला टर्म जो होगा वो हमारा होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का तो एक तो कहानी जो आपको स्टार्ट जो की थी मैंने, उसी कहानी को यहाँ बता रहे हैं। कंजर्वेटिव में भी यहीं से स्टार्ट किया था। इसको देखो, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, यहाँ से 3 रास्ते सेलेक्ट किए, जैसे पीछे भी यही किए थे हमने। इनके तीनों के द्वारा वर्कडन अगर निकाला जाए तो तीनों का वर्कडन अलग अलग होगा। मतलब जो आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वो पाथ डिपेंडेंट होते हैं। आप क्या लिखोगे, एक पॉइंट लिख सकते हो नोट डाल के, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर पाथ डिपेंडेंट। पाथ डिपेंडेंट
and also depend on initial and फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर दोनों पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात आ गई। इस पे अब आगे कहानी को और बढ़ाते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस रास्ते को चूज करता हूं ए से लेके बी तक पहुंचने के लिए और इस रास्ते को चूज करता हूं तो दोनों का वर्क डन सेम नहीं होगा। अब उसको भी एग्जांपल से समझाएंगे तभी आपको समझ में आएगा ये बात। ठीक है, इसके लिए आगे देखते हैं क्या इसमें पाथ, सर्कुलर पाथ का वर्क डन 0 होगा। अगर इसमें अगला पॉइंट हम देखें, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस फॉर क्लोज लूप, या क्लोज पाथ इज नॉट 0, 0 नहीं होगा। अगर 0 नहीं होगा तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं और एक क्वेश्चन भी आपको किताब में मिलेगा, तो वो हम एक क्वेश्चन यहीं करा देते हैं आपको। इसके ऊपर क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक सर्कुलर पाथ लूं और एक बॉडी ये ट्रैक है, ये है सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक की रेडियस r दी है और इस ट्रैक का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है और इस बॉडी का मास m दिया है। अब ये ट्रैक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, वर्टिकल नहीं है। ठीक है, ये वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। तो एक ब्लॉक को मैं ऐसे सर्कल में घुमा के लेके आ रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके, और कोई पूछे कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या होगा। अगर मैं इस पे पूछूं कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या होगा तो आप इसका आंसर 0 ना बोलना, 0 बोलोगे तो गलत हो जाएगा। आप इसका आंसर 0 नहीं बोलना, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, अब आपको यहां पर एक पॉइंट लिखा देता हूं एक एग्जांपल के तौर पे। फ्रिक्शनल फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर होगा तो वो पाथ डिपेंडेंट होगा। पाथ डिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वर्क डन 0 नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एफ आर इंटू का आर और इंटू का 180 डिग्री। एंगल देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका आगे की तरफ है और फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। तो आगे बॉडी जा रही, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, तो ऑब्वियसली बात है 180 डिग्री होगा। इसे आर ना लिखिए, सॉरी इसे आर लिख रहा हूं मैं, यहां पर लिखोगे आप 2 पाई आर। ट्रैक कितना चले हो वो आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारे पास 280 कितना एंगल चलेगा तो 360 होगा, पूरा घूमेगा। तो इस पूरे ट्रैक का कितना पाथ, मतलब पाथ होता, डिस्टेंस होता, तो आप लिखोगे 2 पाई आर। आप बोलोगे सर इसका आंसर आएगा माइनस का mgr इंटू का 2 पाई आर। ये वर्णन होगा ना कि 0। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जो पाथ डिपेंडेंट होगा। तो क्लोज लूप की वजह से, जो मैंने ऊपर टर्म लिखा है कि क्लोज लूप की वजह से जो हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगे उनका वर्क डन 0 नहीं आएगा। तो 0 नहीं आया है, क्लोज लूप में 0 नहीं आया है। तो आप जो पूरा ट्रैक चले हो, पूरा ट्रैक का डिस्प्लेसमेंट लिखिए और इसी पर बेस्ड मैंने एक आपको लेक्चर 1 में एक कॉम्प्रिहेंशन कराया था। तो शायद वहाँ पर एक बच्चे को, मतलब उस क्वेश्चन में कई बच्चों को वो बात समझ में नहीं आई होगी। मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से लेता हूँ और आप समझिए मैंने वहाँ क्या लिखा था, उसे समझाते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो मैं आपको समझाता हूँ वहाँ पर क्या था। हमारे पास एक ट्रैक था ऐसे और इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा था यहाँ पर जिसका मास m है। उस पर कई फोर्स लगाए गए थे। F1 ऐसे लगाया था, एक F2 ऐसे लगाया था, एक F3 ऐसे लगाया था, इसके अलोंग F3 लगाया था और याद होगा एक इसके टेंजेंशियल लगाया गया था, जो ट्रैक है उसी के टेंजेंशियल F4। तो याद होगा मैंने उस पर क्या बताया था, इसका वर्क डन जब लिखाया गया था वर्क डन बाई F4 तो आपने लिखा होगा
कि F4 इंटू का पाई आर बाई 2, तुम्हें याद होगा, और अगर याद नहीं है तो पीछे का लेक्चर आप देख लीजिएगा, आप उसमें चेक करोगे तो इसमें मिलेगा। तो जब F4 अगर इस पर डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो पाथ डिपेंडेंट फोर्स कौन होता है? नॉन कंजर्वेटिव। यहां पर F4 हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और जो पाथ डिपेंडेंट होता है तो पाथ के अलोंग ही फोर्स लग रहा है, और जिस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसका सीधा सीधा लिखेंगे F4, और जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो लिखेंगे वो F4 इंटू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो पाई आर बाई 2, कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में F4 है तो पॉजिटिव होगा। और चूंकि F4 अगर पाथ डिपेंडेंट है तो आप अब इनिशियल फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करोगे, सीधा सीधा हमारा उसके पाथ डिपेंडेंट पर होगी। तो ये क्वेश्चन हमने पीछे किया था। बाकी सारे के सारे फोर्स आपका इनिशियल से फाइनल पोजीशन से मतलब रख रहे हैं। अगर आप यहाँ निकालोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक पूछा गया था, इसका इधर पूछा गया था, इसका ऐसे पूछा गया था, सारे क्वेश्चन हमने किए थे। ये एक स्पेशल था जो मैंने अभी आपको बता दिया है कि यहाँ पर F4 नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है, और आगे देखिए। अब अगर फ्रिक्शन के द्वारा कोई और एग्जांपल अगर आपको बताएं तो आपको पता चलेगा, जैसे कि हमने, अच्छा ड्रैग फोर्स हमारे सिलेबस में है नहीं, है ना, ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स, तो विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स वो भी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, आप उनको भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एयर रेजिस्टिव फोर्स, एयर रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। एयर रेजिस्टिव फोर्स क्या होता है? ड्रैग फोर्स कहते हैं, ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, और भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी ये तीन बेसिकली जो जनरली बातें की जाती है वो उन तीन फोर्स के बारे में बात की जाती है कि ये हमारे जो होंगे वो कैसे फोर्स होंगे? नॉन कंजर्वेटिव होंगे। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सर इसके अलावा और भी कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए जिससे मुझे क्लियर हो जाए कि जो फ्रिक्शन फोर्स है इनमें से तीन में फोर्स में से जिनका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है। आओ भाई, एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं। देखो, मैं जो सेटअप ले रहा हूं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन का है, ध्यान रखना। हमारे पास एक ट्रैक, ऐसे ट्रैक है, ये यहां से ये डी, यहां से ये भी डी, और ये भी डी, और ये ऐसे एक ट्रायंगल पर मूव कर रहे हैं, ए से बी। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसका इस ट्रैक का जो ये ट्रैक है इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन v है। मतलब एक ऐसे पटरी समझो, एक पटरी ऐसे है, फिर एक पटरी ऐसे है, ठीक है, एक ऐसे और एक ऐसे, तो इसकी डिस्टेंस d है और इसकी डिस्टेंस d है। इस पर एक ब्लॉक रख दिया और इस ब्लॉक को अगर मूव करा रहा हूं तो अब इस सरफेस पे और इस ब्लॉक के बीच में एक फ्रिक्शन दिया। तो भैया अगर मैं ऐसे ऐसे मूव कराया हूं और ऐसे ऐसे मूव कराया हूं, तो मैं अगर पूछूं आपसे वर्क डन बाई फ्रिक्शन फ्रॉम ए टू बी, अगर मैं ए टू बी पूछूंगा तो आप बताओगे सर माइनस का म्यू एम जी डी, क्योंकि अगर मोशन कर रहा है तो आपके पास मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ही लगेगा, और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा वो म्यू एम जी होगा, क्योंकि ब्लॉक ऐसे रखा है, म्यू इंटू एम मतलब म्यू और एन की वैल्यू एम जी, तो म्यू एम जी और इंटू डी। तो आपका डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन उल्टा होगा, इसलिए नेगेटिव। अब वर्क डन अगर तुम बी टू सी निकालोगे तो बोलोगे सर उसका भी म्यू एम जी डी आएगा, कि आप यहां से लेके यहां तक चलिए उसका भी वर्क डन इतना ही होगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, वर्क डन बाई फ्रिक्शन ए टू बी और बी टू सी, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन ए टू बी प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन बी टू सी, तो आप बताओगे माइनस का 2 टाइम्स ऑफ एम जी, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ म्यू एम जी डी, ये आ गया। लेकिन अगर मैं इसी में इसकी डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो √2 होगी। अगर मैं डायरेक्ट जाता ए टू सी, तो आप कहते सर कि माइनस का म्यू एम जी डी तो फ्रिक्शन हो गया और डिस्प्लेसमेंट हुआ वो √2d हुआ। मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूं और ऐसे जा रहा हूं तो दोनों का वर्क डन सेम नहीं है, दोनों का वर्क डन सेम नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि फ्रिक्शन पाथ डिपेंडेंट है, और फ्रिक्शन पाथ डिपेंडेंट है तो ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ डिपेंडेंट होते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं, और उनका हर एक पाथ का अलग अलग वर्क डन आता है। ये बात क्लियर हो गई होगी अब। तो एक लास्ट एग्जांपल और मैं आपको समझा रहा हूं।
और इस लास्ट एग्जांपल के बाद हमारा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की कहानी खत्म हो जाएगी और उसका एक रिलेशन जो मैंने आपको दिया वही उसका नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा उस रिलेशन पर बेस्ड कई क्वेश्चन हम करेंगे। आओ भाई देखिए, यहां से देखिए, अब अगर हम ये बोले जैसे हम यहां से यहां जाना चाहते हैं जिसके कोऑर्डिनेट 1,1 है मान लो सपोज, और ये है तुम्हारा 3,4, ठीक। मैंने बोला कि हमारे पास एक fx दिया है, वो दिया है बाई आई कैफ, सिर्फ इतना। एक हमारे पास फोर्स दिया है fx इज इक्वल टू बाई आई कैफ, और मैं इसका वर्क डन फाइंड करना चाहता हूं कि इसका वर्क डन कितना होगा। तो भैया आप क्या लिखोगे? आप कहोगे सर कि अगर मैं इसका वर्क डन फाइंड करूंगा तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाई fx इज इक्वल टू fx dx का इंटीग्रेशन, और आप क्या लिख दोगे? तो आप लिख दोगे y इंटू का dx का इंटीग्रेशन। अब यार ये तो कर नहीं पाएंगे हम, क्योंकि y का इंटीग्रेशन करना है वो भी x के रेस्पेक्ट में, तो हम कैसे कर लेंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। तो ये कब पॉसिबल होगा? आपको ये बताना पड़ेगा कि आप जो 1 से यहां जा रहे हो, मैं एक काम करता हूं, मैं इसके कोऑर्डिनेट ऐसे लिख देता हूं कि ये 3,3 है मान लो। तो अगर मैं 1,1 से 3,3 जाना चाह रहा हूं तो हम कैसे जाएंगे? तो हम कहेंगे भैया आप यहां से यहां जाओ, तो एक रास्ते की एक इक्वेशन दी है, वो हमारे पास इक्वेशन y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स है, तभी तुम्हारे पास 1,1 और 3,3 लिखा है। एक रास्ता हमारे पास ये है कि आप ऐसे जाओ और ऐसे पहुंचो, और ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं इस रास्ते से चल के जा रहा हूं और इस रास्ते के बाद अगर हम चीजों को देखेंगे तो हमारे पास अलग अलग बातें होंगी। देखो भाई, अगर मैंने बोला इसी सिचुएशन पे मैं 2 ट्रैक लिया हूं, दोनों ट्रैक के हिसाब से लिखूं, अगर मैं इसमें y इज इक्वल टू एक्स रख दूं तो x dx का इंटीग्रेशन 1 से लेके 3। इसी तरीके से इसका अगर मैं लिखता हूं कि y की वैल्यू अगर हमारे पास x स्क्वायर हो जाए तो dx का इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 तक। क्या दोनों का वर्कडन सेम है? क्या दोनों पाथ का वर्कडन सेम होगा? तो आंसर है कि दोनों का वर्कडन सेम नहीं होगा, दोनों का वर्कडन सेम नहीं होगा। अगर दोनों का वर्कडन सेम नहीं होगा तो ये जो फोर्स है वो हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। तो इस फोर्स को हम नॉन कंजर्वेटिव कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसे क्या कहेंगे हम? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है भैया, तो ये कहानी हमारे पास। जो ट्रैक मैंने यहाँ तक बनाया है तो इसकी इक्वेशन को इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, तो आप इसको थोड़ा सा पीछे बना के भी इसे कर सकते हो। टच कर दोगे तो तुम लोग कहोगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। मैं ऐसा ट्रैक लेके जा रहा हूँ जो वहाँ तक जा रहा है, ठीक है, इसको ध्यान रखो। तो अगर मैंने इस तरीके का फंक्शन लिया तो देखो दोनों के दोनों पाथ डिपेंडेंट, वर्कडन हमारे दोनों के अलग अलग है, तो ये पाथ डिपेंडेंट है, पाथ डिपेंडेंट ये है। चलो भाई, तो ये अभी तक के लिए हमने जो बातें करी वो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पे बातें करी, डिटेल में मैंने खूब आपको बताया है। उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आई होंगी। इसके आगे का जो टर्म होगा या जो लेक्चर होने वाला है वो ये होने वाला है कि कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा रिलेशन जो होंगे उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें बनेंगी, इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम करेंगे। फिर इन्हीं दोनों टॉपिक पर जो 2 लेक्चर हैं उन्हीं पर हम लोग उसके ऊपर कई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक, ओके।